प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फोन मिलाता है। जैसे ही फोन मिलाता है, लेकिन वो कुछ बात नहीं कर पा रहा होता है। इधर से वो रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बाप फिर और जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो गई है, भीड़ का हिस्सा बन गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे ही ये बात सुनता है, बेटा भी घबरा जाता है। लेकिन अब घबराने से कोई फायदा नहीं था। वो अपने बाप से फिर कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और वह कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास तुम करते रहो। और यहाँ जो आसपास में जो कोई पुलिस हो, कोई थाना हो या फिर लोग हो, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से बातचीत करता है और कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, खो गई है, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गई है। पापा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना होगा। इसके बाद दोनों बच्चों ने वो अपने मामा से बात करते हैं। मामा से कहते हैं कि मामा जितने जल्दी हो सके हम कुंभ चलते हैं, माँ असल में गुम हो गई है। पिताजी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बुरा हाल है और हम लोग मिल कर के उनको कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुंच जाते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों के मशक्कत के बाद माँ मिलती तो ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब पुलिस ने जोड़कर देखा, तो कातिल का नाम जब निकल कर सामने आता है तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया और क्यों हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका लगता है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीटी दिल्ली के अंदर कुछ सफाई कर्मचारी का काम करता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार अपने पति से कह रही थी कि देखो कितने सारे लोग हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो। क्या हम दोनों साथ में चल नहीं सकते। जब पत्नी अपने पति से बार बार ये बात कहती है तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी वगैरह की व्यवस्था की और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद इनकी वो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम करता है, सफाई कर्मचारी के पद पर जो काम करता है, वहाँ से वो छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद वो 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है अपने पत्नी को लेकर के। वो महाकुंभ में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो वहां पर स्नान वगैरह करते हैं, घूमते हैं इधर उधर। ये पूरा जो अपना काम करने का जो था होता है वो सब कुछ करते हैं और करने के बाद अचानक ही एक भीड़ का एक रेला सा आता है और वो रेला आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। वो अपने पत्नी को आवाज लगाता रह जाता है, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से जब गायब हो जाती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा था तो उस पुलिस वाले के पास जा रहा था और कह रहा था कि साहब मेरी पत्नी मेरे साथ ही थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक ही हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए। फिर वहाँ से फिर कुछ नहीं होता है। फिर वो खोया पाया केंद्र पहुँचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वो अपने पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद वहाँ से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है और कब
पूरी रात उसको ऐसे ही बीत जाती है। अगला दिन निकल आता है और अगला दिन निकल आने के बाद वो अपने बेटे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि घर पर 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फ़ोन करता है और कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहीं गायब हो गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाश नहीं किया। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा अब बिल्कुल भी परेशान मत हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब एकदम पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। पापा की उम्र लगभग उसकी 38 साल के आसपास होती है और माँ की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी होता है, उसने अपने भाई से कहा आदर्श से कि पापा का फ़ोन आया था, पापा बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए हम लोगों को भी अब महाकुंभ चलना चाहिए, अपने माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की हमें मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फ़ोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फ़ोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी तीनों मिलकर के दिल्ली से प्रयागराज के लिए वहाँ से वाहन पकड़ लेते हैं और वहाँ से सीधा प्रयागराज पहुँच जाते हैं। और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज कुंभ स्टेशन पर। और वहाँ जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फ़ोटोग्राफ होती है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति के पास जा रहे थे कि क्या तुमने इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी में वो रहती हैं। इस तरीके की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया होता है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा न हो भाई भी यहाँ पर गुम हो जाए। ऐसे करते करते एक थाना, फिर दूसरा थाना, फिर तीसरा थाना, इस तरीके से जहाँ जहाँ भी तीनों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, वो हर जगह जा रहे होते हैं। थाने चौकी वगैरह जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा था, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जिससे कि मदद मिल सकती हो, उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी। तख्ती पर माँ का फोटो था और फोटो लेकर के वो ऐसे ही टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पयात केंद्र जाते हैं। खोया पयात केंद्र जाने के बाद वहाँ भी जाकर के अपने माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आई, कब कैसे गुम हुई है और पूरी जानकारी देते हैं और वहाँ भी अपना ये दर्ज करवा देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दारागंज थाने पहुँच जाते हैं। दारागंज थाने पहुँचने के बाद जैसे ही वो फोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उस फोटो पर। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने क्षेत्र में एक महिला मिली है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर के बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी माँ वहाँ मिल जाए तुमको। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है, उनको बस एक ये था कि कहीं से कुछ भी हो जाए, बस माँ मिल जाए। और इसके लिए वो सीधा झूसी थाने पहुँच जाते हैं। वहां जाकर के एसएचओ का इंतजार कर रहे होते हैं, एसएचओ उपेंद्र कुमार सिंह। वहां जाने के बाद वो रोते हुए, गिड़ाते हुए अपनी पूरी कहानी बयान करते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ, नाम है मीनाक्षी देवी, दिल्ली रहती हैं और वो पिता के साथ आई थी कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन अचानक ही लापता हो गई हैं, भीड़ का हिस्सा बन गई हैं। हमारी माँ को आप लोग ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने, यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो देखते ही रह जाते हैं और उनकी नज़र में एक सीन, एक कहानी चल रही होती है और वो कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वाकया था। इसी झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है आज़ाद नगर, और आज़ाद नगर के पास ही एक बस्ती है, केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको टॉयलेट में जाना होता है, बाथरूम में जाना होता है। जैसे ही वो बाथरूम में जाता है सुबह 6:30 बजे के आसपास 19 फरवरी को, उसने अपने आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। वो महिला खून से बहुत बुरी तरीके से लथपथ होकर नहाई हुई थी। जहाँ जहाँ, जगह जगह वहाँ पर ब्लड फैला हुआ था।
और वो उस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीखों की आवाज़ जो थी, क्योंकि इस मकान के अंदर 2 किराएदार रहते हैं और एक पुलिस वाला रहता है, तीनों के तीनों दौड़ करके जब मौके पर पहुंचते हैं, अब ये आवाज़ ना केवल इस लॉज में थी बल्कि आसपास के जितने भी दुकान वगैरह थे, लोग दुकानदार वगैरह थे, वो सब के सब तक आवाज़ पहुंच जाती है। सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़ करके वहां जब पहुंचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा तो सब लोग देखते ही रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जों में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में भी पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 72 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वाले में कुछ ऐसे ही होता है कि 72 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं होती है, तो उनके परिवार वालों का, किसी भी रिश्तेदार का 72 घंटे तक इंतज़ार किया जाता है। इसके बाद पुलिस प्रशासन हो या फिर किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वो अंतिम संस्कार वहाँ पर करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटे का समय नहीं हुआ था और ये बात है 20 फरवरी को ये ढूंढ रहे होते हैं और 21 फरवरी को ये उस एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर एसएचओ से वो यहाँ पर कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर के जाओ। और वहाँ जाने के बाद ये जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर जिसकी लाश मिली है, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि ये उसको पहचान ले या फिर पहचानने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है कि इनका उनसे कुछ लिंक हो। पुलिस वाले यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, एसएचओ उपेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने सिर्फ एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी, जो गुमशुदा लोग अपनी माँ को तलाश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाकर के देखो। जैसे ही वो दोनों बेटे और उनके मामा हॉस्पिटल हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले उनकी नज़र पहुंचती है साड़ी पर। साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, वहां पर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही उनको पता चल गया, क्योंकि वो साड़ी तो माँ की थी। कभी कभार वो खास करके मौके पर वो साड़ी पहना करती थी माँ को देखते हैं, माँ के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और जैसे जैसे ही उसको देख रहे थे वैसे वैसे अपने माँ से लिपट लिपट कर रो रहे थे वो लोग, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ की चाकुओं से गोद करके किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या किसने की, क्यों की, यही एक सवाल था। जब ये एसएचओ के पास ये बात खबर पहुंचती है, महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी, जितने जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा जाता है कि एक आदमी है, उसके साथ ये महिला होती है और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो उन बच्चों से पूछा गया कि ये कौन है, तो वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एनसीटी दिल्ली में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जब पुलिस वाले को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जगह पर लॉज पर रुके हुए थे, पुलिस ने वहां जाकर जब जांच पड़ताल की कि उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी, तो बोले आईडी नहीं दी। वह 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे और वो लॉज में वहां पर पहुंचाने वाला एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त वही का होता है जो कि अचानक एक राहगीर अनजान व्यक्ति होता है, वो उन्हें देख करके उनकी मदद करता है। नाम उनका सुरेश होता है, सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें एक कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही हमको यहाँ पर रुकना है, सुबह को हमारी ट्रेन है और बहुत जल्दी है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे 4-5 घंटे के लिए बस हमें यहाँ पर सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहाँ पर चलो, वहाँ जाने के बाद आराम से तुम वहाँ पर रह लेना,
महज 500 रुपये आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ जाते हैं, उनसे आईडी मांगी जाती है और कहे जाते हैं कि भैया थोड़ी देर तो रुकना है, अब क्या आईडी लोगे? बोले नंबर नोट करवा दीजिए। बोले नंबर हमारे पास नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं, इतना उन्होंने बताया था। वहाँ पर जा कर के रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी को जब जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कैसे जुड़े, तभी उन दोनों लड़कों से, अश्विनी से और उसका जो भाई होता है आदर्श, उनसे पुलिस कहती है कि तुम अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें यहाँ पर बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पर बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ मौजूद होते हैं और वो आता है अशोक, उसको वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपने पत्नी का कत्ल तुमने क्यों किया, बस ये बता दो। तो जैसे ही वो पुलिस अपनी जो बात कर रही थी, तो शुरुआत में तो इस तरीके की बातें जब अक्सर को क्रिमिनल जो होते हैं उनसे जब पुलिस शुरुआत में कुछ बात करती है तो वो ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन जब शक्ति से पुलिस ने पूछा तो शक्ति से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के आसपास की यह बात है। वो बाथरूम जाती है पत्नी और उसने अपने पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की, बस यही एक सवाल था। इसके पीछे क्या कारण था? पुलिस वालों ने जब ये जानने की कोशिश की तो दोनों बेटों ने जब ये जाना, साले ने ये जब जाना, तो सब के सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि अशोक का एक दिल्ली की ही किसी महिला से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर कलेश होता था और ये पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई झगड़ा करते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जीत पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब पत्नी ने उसे रोकना टोकना शुरू किया तब उसने सोचा कि क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी महाकुंभ में स्नान करने के लिए। सब जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो अपने पत्नी को स्नान करने के बहाने लेकर के आता है और बाकायदे सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने हम लोग ठीक ठाक हैं। वो जब निकल रहा होता है तो सीसीटीवी कैमरे में ये कैद भी होता है कि उसने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है। कोई जिद नहीं थी, आराम से अपना चल रहे थे, बड़े अच्छे से चल रहे थे। उसके पत्नी को भी एहसास नहीं था कि ये कुंभ का जो स्नान है वो उसकी जिंदगी का आखिरी स्नान होगा। वहाँ उसका पति उसको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये कहानी जो उसका झूठ था, जो उसका एक फरेब था, जो उसकी चालाकी थी, जिस तरीके से उसने अपने बच्चों को बताया था कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई है, वहाँ रो रो कर जो उसने एक कहानी क्रिएट की थी, एक नई कहानी बताई थी, वो बच्चों के सामने तो जरूर चलती है लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस महिला का जो मायका है, जो उसका परिवार रहता है, जहां उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक जगह लगती है, वहां की वो महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरीके से उस व्यक्ति ने, जिसकी लगभग 38 साल की उम्र हुई होगी, उसने महज एक महिला के चक्कर में अपनी ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ उसने कई साल से जिंदगी जी रहा था, उसके साथ ही उसने दगा कर दिया और खुद भी शायद हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला गया। हो सकता है कि उस महिला से कभी जिंदगी में अब मुलाकात हो, या फिर जो उसने कदम उठाए, घर से लेके चला जाता तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन जो उसने किया वो बहुत ही गलत किया है, बहुत ही भयानक है। दोस्तों, गलत और नाजायज संबंधों का जो परिणाम होता है वो बहुत ही गलत होता है।
गलत और नाजायज संबंध बनाने से हमेशा बचना चाहिए। इसका परिणाम निश्चित तौर पर बहुत ही गलत होता है और इसका बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी पर असर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अभी इस रिश्ते का जो असर है, वो माँ तो अब यहाँ इस दुनिया में चली गई, बाप जो है वो जेल में चला गया और 2 बच्चे जो घर पर हैं उनकी भी ज़िंदगी यहाँ पर दाव पर लग गई है। उनका भी भविष्य अब मतलब कि अंधकार में चला गया है। अब उनको कौन संभालने वाला है, कौन उनको 2 रोटी बना कर देने वाला है, कौन उनको गलत या सही का बात बताने वाला है उनको, क्योंकि माँ और बेटे दोनों भी अब उनके पास नहीं हैं। तो गलत और नाजायज संबंधों का असर हमेशा ऐसा ही होता है, उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करते हैं कि गलत और नाजायज संबंध से बचना चाहिए। ऐसे रिश्ते कभी भी स्थापित नहीं करने चाहिए। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।